हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 12 के लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस और इसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप वो जरूर से देख लें क्योंकि हमने वहां पर बहुत ही ज़्यादा बेसिक में सारे के सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं और आपको भी आज मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि आज भी आप बहुत अच्छे से समझ सके सारे क्वेश्चंस। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। रेशमा विशेष टू मेक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs ₹60 per kg and food Q costs ₹80 per kg. Food P contains 3 units of vitamin A and 5 units of per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. तो हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस में देखा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और कुछ कंस्ट्रेंट्स थे और उसकी हेल्प से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। बट यहाँ पर क्या एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने सभी सोल्व की होगी अलग अलग फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर अब हमें वर्ड प्रॉब्लम से हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना है और उसके साथ ही कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं और उसके बाद फिर एक्स और वाई और मैक्सिमा या मिनिमम कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर बोला गया डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, तो यहाँ पर मिनिमाइज करना होगा हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो देखो यहाँ पर जब भी हम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट आता है रिसोर्सेज से कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट में ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी हम मिनिमा या एटलीस्ट या मैक्सिमम की बात करते हैं तो वहां पे हमारा कंस्ट्रेंट आ जाता है, दैट मीन्स रिसोर्सेज है वे हमारे, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिवन है एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो यहाँ पर एटलीस्ट की बात हो रही है, कम से कम इतना तो होना चाहिए उन फूड्स में, ठीक है, मिक्सचर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज हमारे हो जाएंगे विटामिन ए और विटामिन ई, ठीक है। तो आइटम्स क्या क्या है हमारे पास? आइटम है हमारे पास फूड पी और फूड क्यू, ठीक है। उन्हीं की हेल्प से हमें मिक्सचर प्रोड्यूस करना है और फिर उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फूड पी की अगर हम बात करें, फूड पी में दिया हुआ है फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। तो फूड पी में जो विटामिन ए की क्वांटिटी है वो कितनी है? 3 यूनिट्स पर केजी एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। तो फूड पी में ही विटामिन बी की क्वांटिटी कितनी है? 5 केजी पर यूनिट, 5 यूनिट पर केजी, ठीक है। अब फूड क्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गिवन है 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है, और 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। तो ये तो हमारे हो गए फूड पी और फूड क्यू में कितने कितने रिक्वायरमेंट है ना। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो कम से कम फूड पी और क्यू के मिक्सचर में कितना होना चाहिए वो हो जाएगी हमारी रिक्वायरमेंट, है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? तो वो दिया हुआ है एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो विटामिन ए की जो है क्या है? एटलीस्ट 8 यूनिट्स, ठीक है। और अगर हम विटामिन बी की बात करें फूड पी और क्यू के मिक्सचर में तो वो कितना होना चाहिए? 11 यूनिट्स। तो एटलीस्ट 11 यूनिट्स, इतना तो कम से कम होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, सॉरी मिनिमम कॉस्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो उसको मिनिमाइज करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम कॉस्ट देख लेते हैं कितने कितने हैं। तो फूड पी की जो कॉस्ट गिवन है, यहाँ पर गिवन है फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। तो इससे आ जाएगा हमारा मिनिमाइज जो करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो फूड एक्स है वो कितना है? एक्स केजी ऑफ फूड पी एंड वाई केजी ऑफ फूड क्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं हम
या इतना है, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तो फिर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो z क्या हो जाएगा, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट क्या है, 60 रुपीज पर केजी है फूड पी की कॉस्ट। तो क्या कर देंगे हम, और फूड पी हमने कितना एज्यूम कर लिया, x केजी, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू एक्स, ठीक है। तो z आ जाएगा 60x, ये तो हो गई फूड पी की कॉस्ट, प्लस हमारे जो फूड क्यू की कॉस्ट है वो क्या है, ₹80 पर केजी, और y केजी हमने एज्यूम कर लिया है फूड क्यू, तो ये आ जाएगा 80y, ठीक है। तो ये हो गया है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हमें मिनिमाइज करना है। अब हमारी ये बात आती है कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसमें एटलीस्ट 8 यूनिट्स होना चाहिए, तो 3 यूनिट्स पर केजी है फूड पी में, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस 4y, ठीक है, क्योंकि हमने फूड क्यू कितना माना है y केजी, तो 4 इंटू वाई कर देंगे। एटलीस्ट 8 यूनिट्स, दैट मीन्स एटलीस्ट कम से कम 8 से ज्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अगर हम विटामिन बी की तरफ देखें तो इससे आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एटलीस्ट 11 यूनिट्स है, तो ये आ जाएगा एटलीस्ट 11, ठीक है। तो ये आ गए हैं अपने कंस्ट्रेंट्स। तो ये तो आ गए यहाँ से कंस्ट्रेंट्स जो डाटा गिवन था। बट जनरली अगर आप देखो कि जो x केजी ऑफ फूड है तो वो क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन या है ना 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल भी हो सकता है अगर ये फूड आए ही ना, है ना। तो इसीलिए हमारे जो ये कंस्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा हम एक्सरसाइज 12.1 में मीन्स लास्ट एक्सरसाइज में सारे के सारे ये वाले कंस्ट्रेंट जरूर लेते थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आता है, जब भी हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ही डील करते हैं, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी कुछ होती नहीं है एज सच। तो इसीलिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डील करेंगे और इन कंस्ट्रेंट के साथ इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है ये वाला और ये लिखने का प्रोसेस, ये आपको सीखना है वर्ड प्रॉब्लम से। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स मिल चुके हैं, अब उसको प्लॉट करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 60x प्लस 80y, और ये है अपने कंस्ट्रेंट्स। और ये जो दो कंस्ट्रेंट्स है इससे तो हम एज्यूम कर सकते हैं या मान सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस और यहां से आ गई हमारी y एक्सिस। चलिए तो ये हमारा सपोज 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट है ना, इस तरीके से है। और ये अपना ओरिजिन है 0,0 जिसको हम O से भी लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें इक्वालिटी में लिखना है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, ताकि हम एक लाइन प्लॉट कर सकें, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है जो हमने पहले से करते आ रहे, बस इसमें क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट वर्ड प्रॉब्लम से बनाना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस सब सेम ही है। तो चलिए करते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर हम x को 0 रख दें, है ना, तो y कितना आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 8, तो y आ जाएगा हमारा 2। और अगर y को 0 रख दें तो x कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 8 है, तो x आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो 8/3। अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 लिख लेंगे इक्वालिटी के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब यहाँ से आ जाएगा x और y। तो अगर x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर बचेगा 2y इक्वल्स टू 11, करेक्ट। तो y आ जाएगा 11/2, और y अगर 0 तो ये बचेगा 5x इक्वल्स टू 11, तो x आ जाएगा 11/5। तो इन दोनों लाइंस को अब हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x 0 y 2, दैट मीन्स x 0 और y पे 2, तो ये आ जाएगा 0,2। और सेकेंड कोऑर्डिनेट है ये क्या है 8/3, 0। 8/3 कितना होगा 3 से थोड़ा सा कम, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 यूनिट्स, मीन्स 3 यहाँ पर है तो 3 से थोड़ा सा कम, तो ये आ जाएगा 8/3, 0। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये आ जाएगी कुछ ऐसे।
ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ऑल राइट, अब सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे ही प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या है 0,11/2, तो 11/2 कितना है 5.5। तो चलिए इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये कितना है अपना 2, 3, 4, 5 और 5.5 कुछ यहाँ पर होगा, तो 0,11/2। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो है 11/5, दैट मीन्स ये होगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 से जस्ट बड़ा, और ये 0 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर कहीं 1, 2, तो 2 से जस्ट ग्रेटर, तो ये आ जाएगा अपना 11/5, 0। ठीक है, तो इनको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। ये आएगा कुछ ऐसे। ऑल राइट, तो ये है अपनी इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। तो ये तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, पहले भी आपने कई बार किया होगा। अब हमें जो मेन चीज है वो करना है इनइक्वालिटी का रीजन फाइंड आउट, कि कौन सा रीजन किस इनइक्वालिटी को आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है, ये तो हो गई हमारी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू 0। तो यहाँ से और यहाँ से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डील करेंगे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सब आपको याद ही होगा। अब हमें क्या करना है कि जो ये इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना, इसको फाइंड आउट करना है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 ये वाली लाइन हो गई। अब इसने 2 पार्टीशन कर दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो इसमें ओरिजिन पुट करके देख लेते हैं क्या इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम पुट करें 0, 0 तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, 0 तो 8 से छोटा होता है। दैट मीन्स ये वाला रीजन जिसमें ओरिजिन है, इस रीजन को, है ना, ये रीजन नहीं होगा हमारा। तो इससे इधर का रीजन हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो इसका इधर। और ऐसे ही हमारी अगर सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी ओरिजिन पुट करके देख लो, तो ये भी 0, 0 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इस लाइन से 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 से भी उधर होगा। ठीक है, और इन दोनों इनइक्वालिटी से तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो अब देखो इसका भी इधर और इसका भी इधर, तो कॉमन रीजन क्या हो गया, कॉमन रीजन आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहां से कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस लाइन के भी उधर जाना है और इस लाइन के भी उधर जाना है, तो जो दोनों का मीन्स चारों का एट मीन, है ना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 को भी इंक्लूड करना है। तो चारों का जो कॉमन रीजन होगा ये इधर का। ठीक है, और इसी को क्या हम बोलते हैं, फिजिबल रीजन। और हमने ये भी सीखा था कि ये अनबाउंडेड है, तो इसलिए हम बोल देंगे इसको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ये हो गया हमारा। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक तो ये हो गया जहां से ये आ रहा है 8/3, ठीक है, और एक पॉइंट हो गया ये वाला, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये और एक ये। ठीक है, और उधर को तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट सिर्फ ये 3 ही है। ठीक है, तो इसको मैं नेम दे देता हूं, ये सपोज ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है, और ये अपना सपोज सी पॉइंट है। तो ए और सी पॉइंट तो हमारे पास है, बट हमारे पास बी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। तो अब देखो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4y बन जाएगा, करेक्ट। तो हम फिर माइनस कर सकते हैं। तो ये लाइन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल टू 22। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हो गया माइनस 4y से 4y कैंसिल, तो यहाँ पे बचा माइनस 7x। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 14, तो x आ गया है अपना 2। ठीक है, अब x पुट कर दो, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो, चलो इसमें कर लेते हैं।
तो यहाँ से अगर हम x पुट कर दे 2 तो यह आ जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 8। तो 4y कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6 2, तो y आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो x आ गया है अपना, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं पॉइंट। तो b पॉइंट आ गया है 2,1/2। ठीक है, अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 ही दिख रहा है और y में कितना है 1/2 ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी विजुअली भी कंफर्म कर सकते हैं अगर आपने सही से प्लॉट किया है। ठीक है, बट आपको ये चेक ही करना होगा, आप विजुअली डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि b इतना आएगा और 1/2, बस आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ लगभग उतना ही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ZA फाइंड आउट करना है ना। ZA मीन्स वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन A पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर है 8/3, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 60 इंटू 8/3, है ना, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे y, है ना, तो 80 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो यही बचेगा सिर्फ। ये आ गया 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये आ जाएगा 20, और 20 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। सिमिलरली ZB कितना आ जाएगा, ये जो B पॉइंट है 2,1/2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, है ना, x की वैल्यू, तो x की कितना आ जाएगा 60 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 1/2 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 40। तो यहाँ से भी कितना आ गया वैल्यू 160। चलिए अब ZC देख लेते हैं। तो ZC हमारा क्या आ जाएगा, C कोऑर्डिनेट हो गया 0,11/2, करेक्ट। तो 0,11/2 को इसमें पुट करेंगे तो x तो ये 0 ही हो जाएगा, और y की जगह 11/2 रखेंगे तो ये कितना है 80 इंटू 11/2, तो यहाँ से ये जाएगा 40, है ना, और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 440। तो ये हो गया हमारे वैल्यूज। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, है ना, मिक्सचर की। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमा यहाँ पे वैल्यूज क्या है, स्मॉल वैल्यूज 160 है। ठीक है, लेकिन हमने बताया था कि जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ जाए तो उसमें जो स्मॉलर वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम वैल्यू ही हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, हम इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेंगे स्मॉल m। ठीक है, तो अब हम प्लॉट करेंगे z लेस देन m। ठीक है, इस लाइन को हम प्लॉट करते हैं तो ये आ जाएगा 60x प्लस 80y और लेस देन 160, है ना, दोनों की दोनों कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सेम ही बात है। तो यहाँ से 0 से डिवाइड कर सकते हैं, I mean 10 से डिवाइड कर सकते हैं, और फिर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम फाइनली 20 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y लेस देन 8। तो ये आ गई हमारे पास लाइन, है ना। इस लाइन को भी हमें अब प्लॉट करना पड़ेगा इन केस ऑफ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसके भी मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं क्या क्या आ जाएंगे। अगर x 0 तो y कितना आ जाएगा, इसको आप एज्यूम करो कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, क्योंकि हमें लाइन प्लॉट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा अगर x इक्वल्स टू 0 तो ये बचेगा 4y इक्वल्स टू 8, है ना। तो x 0 तो y कितना आ जाएगा 8/2, दैट मीन्स 2। और अगर y को अगर हम 0 ले लें, है ना, ये y 0 है, तो x कितना बचेगा 8/3। ठीक है, इसको भी अब हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0,2। ठीक है, तो यही पॉइंट हो गया एक तो, और एक आ जाएगा 8/3,0। तो 8/3,0 ये तो यही लाइन हो गई, 3x प्लस 4y लेस देन, है ना, ये वाली जो लाइन है यही हम प्लॉट कर रहे हैं। तो इसीलिए यही लाइन हमारी क्या हो गई, जो हमें प्लॉट करनी थी, z लेस देन m, यही लाइन हो गई। बट ये लाइन तो हमारी सेम है, बट हमें रीजन फाइंड आउट करना है कि कौन सा रीजन आएगा इसका। तो यहाँ पर देखो लेस देन 8 है ना, और अगर हम इसमें 0,0 ओरिजिन पुट करें तो ये आ जाएगा 0 और 0, तो 0 लेस देन 8, और ये तो पॉसिबल है ना, ये तो होता ही है, 0 तो 8 से कम ही होता है। दैट मीन्स इस लाइन के जो इधर वाला रीजन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ये वाला रीजन इस इनइक्वालिटी के लिए है ना। तो ये रीजन हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि जो ये वाला रीजन है ये अलग है और जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था वो अलग है। तो जब कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, है ना, ये कॉमन रीजन ओवरलैप ना कर रहे हो,
तो उस केस में जो हमारी स्मॉलर वैल्यू है वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर कहीं से भी ये ओवरलैप कर रहे हो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और इस लाइन का जो हमने ड्रॉ किया है उस लाइन का अगर रीजन ओवरलैप कर रहा है तो हम बोलते हैं कि कोई भी मिनिमा या मैक्सिमा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स, है ना, कॉमन पॉइंट्स इन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, यूएफआर लिख दिया मैंने, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एंड जेड लेस देन एम। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में और जो जेड लेस देन एम प्लॉट किया है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स, है ना, ऐसा नहीं है। सो जेड मिनिमम इक्वल्स टू कितना होगा, जो स्मॉलर वैल्यू थी जो हमने जेड लेस देन एम पे प्लॉट करी थी, जो एम है स्मॉल एम उसी को हम 160 बोल देंगे, है ना। जेड मिनिमम इक्वल्स टू 160 एट कहां पर है ये भी तो पता होना चाहिए, मिनिमाइज तो कर दिया बट कहां पर है ना। तो हम बोलते हैं कि इस पूरी लाइन पे ही है, क्योंकि जो हमारा 8/3 है इसको लिख सकते हैं एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग, है ना, 8/3, क्योंकि इस पॉइंट पे भी मिनिमम दिखा रहा है ना, जेड ए पे भी दिखा रहा है और जेड बी पे भी दिखा रहा है ना। तो बी पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये है हमारा 2,1/2 ज्वाइनिंग 8/3, एंड 2,1/2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उन सभी पॉइंट्स पे हमारा जेड मिनिमम कितना होगा, 160। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है और ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो मेन काम हमारा अब है वर्ड प्रॉब्लम से ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes. तो यहाँ पर हमें हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है वो क्या है, एक तो हम फ्लोर यूज कर रहे हैं और एक फैट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे रिसोर्सेस, इनकी हेल्प से आएंगे हमारे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का केक है, या जैसे बोला गया फर्स्ट काइंड ऑफ केक, है ना, तो मैंने लिख दिया इसको फर्स्ट केक। ठीक है, तो जो फर्स्ट केक है इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे बनेंगे x। ठीक है, और जो सेकंड केक है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो बनेंगे y। ठीक है, तो ये आ गए हमारे x और y, फर्स्ट केक और सेकंड केक इतने बन सकते हैं, इतने नंबर ऑफ केक्स बन सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बताना है। दैट मीन्स z इक्वल्स टू x प्लस y, है ना, ये हो गए नंबर ऑफ केक्स। ठीक है, तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, बस इतना सिंपल है। अब जब हमें कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करने हैं तो कंस्ट्रेंट आएंगे हमारे फ्लोर और फैट से, क्योंकि उसी की क्वांटिटी क्या है, हमारे कंस्ट्रेंट है। 5 kg ऑफ फ्लोर है हमारे पास मैक्सिमम और 1 kg ऑफ फैट है। ठीक है, तो फ्लोर कितना है 5 kg, दैट मीन्स यहां पर हम ग्राम से डील कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम। ठीक है, 5 kg है और 1 kg ऑफ फैट है, दैट मीन्स 1000 ग्राम, इतना हमारे पास फैट है। और अगर हम फर्स्ट केक की बात करें तो उसमें फ्लोर कितना लगता है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये टेबल तो आपको समझ में आ रही होगी। जो रिसोर्सेस है वो हो गए फ्लोर और फैट, और क्या क्या बनाना है वो भी हो गया, और कंस्ट्रेंट की फ्लोर पे और फैट पे कितना कंस्ट्रेंट है, मीन्स मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी कितनी है। ठीक है, इतने से ही बन सकता है, इससे कम में ही बनाना होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी है। तो 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, तो फर्स्ट में हमारा 200 ग्राम ऑफ फ्लोर आ गया है। ठीक है, और अगर फैट की बात करें तो 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, दैट मीन्स फ्लोर आ जाएगा 100 ग्राम और फैट कितना है 50 ग्राम। तो ये आ गया हमारा, ये हमने क्वेश्चन से देख लिया है। अब इसमें हम कंस्ट्रेंट लिखेंगे, तो हमें पता है कि x
नंबर ऑफ फर्स्ट केक है, तो फर्स्ट केक में अगर x है और एक केक में लग रहा है फ्लोर कितना 200 ग्राम, तो टोटल कितना लग जाएगा 200x, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट केक में ही क्या लग रहा है हमारा फ्लोर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 100 ग्राम, है ना। सेकंड केक में लग रहा है तो 100 ग्राम, और सेकंड केक की क्वांटिटी कितनी है वो है हमारी y, तो इसीलिए, और ये क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, या है ना लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 5000 से, क्योंकि हमारी फ्लोर की क्वांटिटी इतनी ही फिक्स है। तो ये तो आ गई फर्स्ट केक में फ्लोर की क्वांटिटी कितनी, ये आ गई सेकंड फ्लोर में क्वांटिटी, और ये टोटल क्वांटिटी जो हमारे पास अवेलेबल थी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व कर ले, 2 है ना, ये 2 जीरोस है, इसको हम हटा देते हैं 100 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 50, ठीक है। एक तो ये कंस्ट्रेंट आ गया है। अब अगर हम फैट की बात करें, फैट के लिए क्या है, तो 25 ग्राम लगता है फर्स्ट केक में, और फर्स्ट केक की क्वांटिटी कितनी है x, तो ये आ जाएगा 25x प्लस सेकंड में कितना लगता है 50 ग्राम, और 50 सेकंड केक की क्वांटिटी कितनी है y, और लेस देन इक्वल टू कितना 1000, क्योंकि इतना ही है हमारे पास फैट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 25 से डिवाइड कर देंगे सारी जगह लेफ्ट और राइट में, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 25 से करेंगे तो ये 100 जाएगा 4 टाइम्स और एक जीरो बचेगी, तो ये आ गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये तो आ गए 2 कंस्ट्रेंट्स, और अब हमारे पास जो x और y है दैट मीन्स नंबर ऑफ केक, तो नेगेटिव नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी कंस्ट्रेंट हमारे रहेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कारण हमारा जो डील करेंगे हम रीजन वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है और कंस्ट्रेंट्स भी है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये आ गए हमारे कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर ये जो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये आ गई है हमारी y एक्सिस। चलिए अब क्या करेंगे हम 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 को लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, ताकि इसकी लाइन हम ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे x y, तो जब x 0 है ना तो y कितना बचेगा 50, और जब y 0 तो x कितना आएगा 50/2 दैट मीन्स 25। सिमिलरली सेकेंड कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे x और y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x अगर 0 तो 2y इक्वल टू 40 बचेगा, तो y कितना आ जाएगा 20, और y अगर 0 तो x बचेगा 40। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 50 40 20 इन सब में डील कर रहे हैं, तो हम 1 यूनिट को 1 बॉक्स को 10 यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 20 30 इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम 0,50 प्लॉट करना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा, ये तो हमारा ओरिजिन है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 10 20 30 40 50, तो ये आ गया है अपना 0,50। सिमिलरली हम 25,0 भी प्लॉट कर लेते हैं, तो 10 20 और ये आ गया सपोज 25,0 मिडिल में, तो इन दोनों को हम अब ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आ जाएगी अपनी लाइन, और लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, ठीक है। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट का आ गया है। अब सेकंड की अगर हम बात करें x प्लस 2y इक्वल टू 40 की, तो 0,20 प्लॉट करना है, तो इसीलिए ये आ गया हमारा 0,20, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 40,0, तो यहाँ पर था 20 30 और 40, तो ये आ गया है 40,0। चलिए इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, तो 0,20 और 40,0 लाइक दिस। तो ये हमारी लाइन हो गई है x प्लस 2y इक्वल टू 40। चलिए अब क्या करेंगे हमें अब देखना है कि ये जो लाइन्स है इनके करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटीज है वो इनइक्वालिटीज किधर लाई करेंगे, करेक्ट। तो ये है हमारी इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 ये लाइन है, करेक्ट। तो इधर का पोर्शन होगा या उधर का पोर्शन होगा, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे ओरिजिन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 50, है ना, ये तो पॉसिबल है। दैट मीन्स इसके
जो है इधर रीजन रहेगा, ठीक है, इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली x प्लस 2y में अगर हम 0 0 रखें तो ये भी आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 40। तो मीन्स ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। तो जो ये लाइन है इसके भी इधर होना चाहिए, और हमें पता है ये है y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो इसके इधर है ना, इस तरीके से आप प्लॉट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है, और इसके इधर है ना, और इससे ऊपर और इससे इधर। तो मुझे लगता है कि ये हमारा फिजिबल रीजन आ जाएगा, ठीक है। चारों जो कंस्ट्रेंट हैं उनके कॉमन रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो इसको लिख देते हैं, ये आ गया है अपना फिजिबल रीजन। और आप एक बात ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो रीजन है ये चारों तरफ से बाउंडेड है ना, इंडेफिनेटली नहीं जा रहा है जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल देंगे हम बाउंडेड फिजिबल रीजन। चलिए हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया है, सबसे पहला टास्क कंप्लीट। अब हमें करना है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए अब आप देखें तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। ये ओरिजिन, सपोज ये पॉइंट है ए, और एक पॉइंट आ जाएगा ये, सपोज ये है बी, ठीक है। तो ये पॉइंट सपोज है हमारा सी। तो ओ ए बी सी हमारे हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। अब हमें बी पॉइंट का तो पता नहीं है, ए और सी क्लियर है ना, ओरिजिन भी क्लियर है। तो बी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और ये है x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो यहाँ पर देखो ये 2x है और यहाँ पर x है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि 2x करके हम कैंसिल कर दे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 80, ठीक है, दोनों साइड करना है। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ये तो कैंसिल, यहाँ से बचेगा -3y इक्वल टू -30। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 बाई -3 दैट मीन्स 10। तो y इक्वल टू 10 अगर यहाँ पर पुट करें इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 50। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 40, तो x आ जाएगा यहाँ से 20। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 20,10। और अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो ये तो थोड़ा आगे जा रहा है, कोई बात नहीं, वो है ना प्लॉट हम वैसे ही कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा अपना 20,10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जेड ए, जेड बी, जेड सी और जेड ओ पे तो ये ओरिजिन पे 0 0 हो जाना है और हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जेड ओ पे जरूरी भी नहीं है, आप करो, ठीक है। तो जेड ए पे कितना है हमारा 20,0, तो इसमें पुट करो 20 प्लस 0, तो ये कितना आ गया है 20। जेड बी कैलकुलेट करें अगर हम तो ये है 20,10, तो पुट कर दो 20 प्लस 10, तो ये आ गया है 30, ठीक है। अब जेड सी भी देख लेते हैं, तो जेड सी पे है 0,20, तो यहाँ पर 0 प्लस 20, तो ये भी कितना आ गया है 20। अब अगर हम जेड ओ की भी बात कर ले तो 0,0 है, तो ये तो 0 ही रहेगा। और हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितने बन सकते हैं, है ना, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इन कंस्ट्रेंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हमें पता है कि बाउंडेड फिजिबल रीजन है, दैट मीन्स जो भी हमारा यहाँ पर लार्जर वैल्यू आ जाएगा वही रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के केस में। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना जेड बी इज ग्रेट इक्वल्स टू 30 इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जेड मैक्सिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स इतने हो जाएंगे 30 एट किस पे होगा मैक्सिमम, बी पॉइंट पे। और तो बी पॉइंट कितना है 20,10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको वर्ड प्रॉब्लम में जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करें तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितने बनेंगे 30 बनेंगे। और अगर ये भी पूछ लिया जाए 30 तो बन रहे हैं बट कौन सा केक कितना बनेगा वो पूछ लिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट केक था उसको हमने x माना था तो x कितना आया है 20, ठीक है। और जो सेकंड केक था हमारा तो उसको माना था हमने y, तो वो कितना आया है 10। तो इसीलिए क्या हो गया 20 और 10 मिलके मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स हो जाएंगे 30, ठीक है।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। A factory makes tennis rackets and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. What number of rackets and bats must be made if the factory is to work at full capacity? If the profit on a racket and bat is ₹20 and ₹10 respectively, find the maximum profit of the factory when इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमें फैक्ट्री में टू थिंग्स बनानी है, एक तो टेनिस रैकेट और एक क्रिकेट बैट्स। और कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है हमारा मशीन आवर्स और क्राफ्ट्समैन का आवर, वो फिक्स है, ठीक है। और हर एक टेनिस को बनाने में कुछ मशीन आवर लगते हैं और क्रिकेट बैट को भी कुछ बनाने में मशीन आवर लगते हैं, तो वहाँ से हमारा एक कंस्ट्रेंट आ जाएगा, ठीक है। और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? देखो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे और उसका ही हमारा मैक्सिमाइज करना होगा उसको, ठीक है। और कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि मशीन आवर के कितने आवर्स हमें अवेलेबल है, ठीक है। तो फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन दैट मीन्स इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे कम ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, तो मशीन टाइम का कंस्ट्रेंट हो गया 42 आवर्स। और अगर हम क्राफ्टमैन की आवर की बात करें तो वो कितना है? 24 आवर्स का है ना, इतना अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉफिट की, है ना, तो टेनिस रैकेट पे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 20 मिल रहा है। और बैट पे कितना मिल रहा है रेस्पेक्टिवली, है ना, तो बैट पे मिल रहा है अपने को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हम रैकेट कितने बना रहे हैं और क्रिकेट के बैट कितने बना रहे हैं। सपोज जो रैकेट हैं वो बनते हैं हमारे पास एक्स रैकेट, ठीक है, और जो बैट है वो बनते हैं वाई बैट्स बनते हैं। तो एक्स और वाई इनके बेसिस पे अब हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक्स टेनिस रैकेट है और एक पे कितना मिल रहा है? 20 हमें रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। तो जेड कितना हो जाएगा? दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो वाई बैट्स हमने एज्यूम किए हैं इतने बनेंगे और 10 रुपीज़ का एक बैट पे मिल रहा है, दैट मीन्स 10 वाई इस पे प्रॉफिट मिलेगा क्रिकेट बैट पे। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो गया? जेड इक्वल्स टू 20x प्लस 10 वाई। और इसको अब हमें क्या करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम टेनिस रैकेट की बात करें तो दिया हुआ है कि टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन वर्क, ठीक है। अगर हम क्रिकेट बैट की बात करें तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? While a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman work। बस इतना हमें फाइंड आउट करना है। और अब तो हम कंस्ट्रेंट लिख ही सकते हैं, तो मशीन आवर्स के लिए कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो 42 सब से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 आवर लगता है टेनिस रैकेट में, और कितने रैकेट बना रहे हैं? एक्स रैकेट्स बना रहे हैं, दैट मीन्स 1.5x, है ना, इतना तो टाइम लगेगा टेनिस रैकेट में मशीन आवर्स का। और अगर इसमें 3 आवर्स लग रहा है और क्रिकेट बैट वाई बना रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास होना चाहिए 3y, है ना, इतना लगेगा क्रिकेट बैट में। और कंस्ट्रेंट कितना है? 42 से कम ही होना चाहिए ये सारा टाइम, ठीक है। सिमिलरली क्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें वो अवेलेबल है 24 आवर्स के लिए और टेनिस रैकेट में लगता है 3 आवर्स, है ना, एक में। और हम कितने बना रहे हैं? एक्स रैकेट्स, तो 3x प्लस क्रिकेट बैट कितने बन रहे हैं? y, और 1 आवर लगता है तो 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू टोटल है 24। तो ये हो गए हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए हैं अपने कंस्ट्रेंट्स। और इसमें 2 कंस्ट्रेंट और आएंगे, क्या आएंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रैकेट और जो बॉय बैट है वो हम बना रहे हैं, वो नेगेटिव नंबर तो हम बनाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर तो होगा, करेक्ट। तो ये कंस्ट्रेंट हो गए और ये भी आ गया और ये हमारा ऑब्जेक्टिव
फंक्शन आ गया, इसको अब मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। z इक्वल टू 20x प्लस 10y, और ये जो लाइन है 1.5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42, ये इनइक्वालिटी को हम अगर 1.5 से डिवाइड कर दे, है ना, लेफ्ट और राइट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 2y, है ना, 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये कितना बचेगा, ये आएगा आपका 28। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक ही बात है। और यहाँ पर हमारी सेकंड इनइक्वालिटी ये हो गई है, और ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई अपनी x एक्सिस और ये आ गई है y एक्सिस। ऑलराइट, अब अगर हमें x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8 का रीजन फाइंड आउट करना है, तो हम x प्लस 2y इक्वल टू 8 का प्लॉट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x को अगर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 8 बचेगा, तो y 14, और अगर हम y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 28। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करें 3x प्लस y इक्वल टू 24 की, तो इसमें हमारा अगर x 0 है तो y कितना बचेगा 24, और अगर y 0 है तो 3x इक्वल टू 24, तो x आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से अब इन दोनों लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। करेक्ट, तो 0,14। अब देखो 24 तो यहाँ पर बॉक्सेस नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा इंटरवल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 10 यूनिट्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 0,14 की, है ना, तो वो कहाँ पर आएगा, ये सपोज 10 है और ये आ गया सपोज 14, तो 0,14 आ जाएगा यहाँ पर। ये तो ओरिजिन है अपना, है ना। तो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 28,0, तो 10, 20, 30, तो 30 से थोड़ा कम 28,0, तो इनको हम प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस। तो इसकी लाइन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 28। ठीक है, अब 3x प्लस वाई इक्वल टू 24 भी प्लॉट करना है, तो 0,24, तो यहाँ पर है 10, 20, 30, तो 24 आ जाएगा कुछ यहाँ पर, तो 0,24 ये आ गया है पॉइंट। और 8,0 भी प्लॉट करना है, तो 8,0 तो ये 10 से थोड़ा कम ही होगा, तो ये आ गया है 8,0, तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारी जो इनइक्वालिटी है दोनों की दोनों, ये क्या है, लेस देन है ना। तो लेस देन, आप इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो आपको पता ही लग गया होगा कि जब भी हम लेस देन करते हैं तो ओरिजिन की साइड आ जाता है, क्योंकि 0, 0 पुट करेंगे तो लेस देन 28 और वो लेस देन 24 होगा ही, है ना। तो इससे हमें बाउंडेड रीजन मिल जाता है ना, जब भी ऐसे टू कंस्टेंट्स और लेस देन हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेस देन की, तो इस लाइन से इधर रहेगा और इस लाइन से भी इधर ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसलिए जो हमारा रीजन है इस लाइन के इधर, दैट मीन्स इधर आ जाएगा, और इस लाइन के भी इधर, तो ये आ जाएगा हमारा रीजन। तो ये क्या हो गया है, बाउंडेड, है ना, चारों तरफ से बाउंडेड है, तो बाउंडेड फिजिबल रीजन हमारा आ गया है ना। तो इसीलिए हमारा फिजिबल रीजन आ चुका है। तो अब हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। तो ये एक तो ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट ए, और ये हो गया है सपोज कॉर्नर पॉइंट बी, और एक पॉइंट हो गया ये वाला सी, और एक पॉइंट हो गया है ये, तो ये तो ओरिजिन ही है। ठीक है, अब बी कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ए और सी तो हमें पता ही है और ओरिजिन भी पता है। तो बी कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 28, और यहाँ पर है 3x प्लस y इक्वल टू 24। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y से, है ना, y को इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो एज इट इज लिख लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 28, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 2 से कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 48।
चलिए ये माइनस माइनस कर दो तो यहाँ से आ जाएगा -5x, 2y तो कैंसिल, और यहाँ से कितना बचेगा -20, तो x आ जाएगा -20 बाय -5, दैट मीन्स 4, और 4 को यहाँ पर कहीं भी पुट कर दो x की जगह 4, सपोज यहाँ पर करते हैं तो ये आ जाएगा 4 + 2y = 28, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 24 बचेगा, और y कितना आ जाएगा 24/2, दैट मीन्स 12। तो b कोऑर्डिनेट क्या आ गया है 4,12। ऑलराइट 4,12, और दिख भी रहा होगा कि जो ये पॉइंट है वो तो कहाँ है 1 से कम ही है ना, 10 है ना, ये तो 4 के आसपास ही है, और यहाँ पर 10 से ऊपर है तो 4, ये 4,12 है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे ZABC पे फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यूज। तो ZA कितना हो गया है 8,0 है, तो 8 इसमें पुट करो तो 20 × 8 आ जाएगा 160, और 0 पुट करेंगे तो 10/0 ही हो जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए ZA तो यही रहेगा। ZB की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4,12 पुट करेंगे तो 20 × 4 तो ये आ जाएगा 80, और 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 120, तो ये आ गया है अपना 200। और ZC की अगर बात करें तो ये है 0,14 है ना, तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 14 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 140। ऑलराइट, तो और ZO पे अगर पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0,0 है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखो जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है उस केस में क्या होता है, हमें मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, तो जो लार्जर वैल्यू होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर जो लार्जर वैल्यू है वो कितनी है 200, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि Z इज मैक्सिमम = 200, Z मैक्सिमम = 200, कहाँ पर एट पॉइंट B, और B पॉइंट क्या है 4,12। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फैक्ट्री में जो प्रॉफिट होगा है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अपना 200, और कब होगा जब हम जो टेनिस रैकेट है जिसको हमने x माना था उसको कितना बनाना है 4, तो यहाँ पर x = 4 पे, और y जो बैट बना रहे थे वो कितने बने चाहिए 12, तो जब ये कंडीशन होगी तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा विच विल बी 200। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। A manufacturer produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees 17.5 per package on nuts and rupees 7 per package on bolts. ठीक है, how many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at the most 12 hours a day। तो यहाँ पर हम दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या बन रहा है, तो मशीन बोल्ट और नट बन रहे हैं, और किससे बना रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है वो है हमारी मशीन ए और मशीन बी। ठीक है, और दिया गया है कि एट द मोस्ट हमें 12 आवर्स ही मशीन ए और मशीन बी को यूज करना है, दैट मीन्स मशीन ए को 12 आवर्स और मशीन बी को भी 12 आवर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कंस्ट्रेंट। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, है ना, बोला गया है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कितना पैकेज बनना चाहिए, तो प्रॉफिट मिल रहा है अपना 17.5 तो मिल रहा है पर पैकेज ऑन नट्स पे, ठीक है, और 7 रुपीज मिल रहा है पर पैकेज ऑन बोल्ट्स पे। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी पैकेजेस शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट X पैकेज ऑफ नट्स है ना एंड Y पैकेज ऑफ बोल्ट्स should be produced। चलिए, अब हमसे बोला गया है कि जो मशीन ए है ना, उसका मैक्सिमम 12 है, मशीन बी का भी 12 है। तो हम देख लेते हैं कि जो नट है, नट में कितना टाइम लगता है मशीन ए का और मशीन बी का। ठीक है, तो जो नट है हमारा यहाँ पे गिवन है, इट टेक्स
1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. तो 1 hour on machine A and 3 hours on machine B. और balls के लिए क्या गिवन है? 3 hours on machine B A and 1 hour on machine B to produce a package of balls. तो ये हमारी टाइमिंग हो गई है ना, ये बॉल नट और बॉल को कितना टाइम लग रहा है। अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो वो क्या है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, ठीक है। तो प्रॉफिट को हम जेड ले लेते हैं, तो जेड कितना आएगा, अब देखो जो नट्स है वो तो 17.5 प्रॉफिट मिलता है एक पैकेज ऑफ नट में, और कितना बना रहे हैं हम, एक्स पैकेज बना रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट हो जाएगा नट्स पे 17.5 इंटू एक्स, है ना, प्लस बोल्स पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है एक पैकेज पे 7, और बना कितना रहा है वाई पैकेज, ठीक है। तो 7y हो जाएगा हमारा बोल्स पे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, और इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो मशीन ए और मशीन बी पे कंस्ट्रेंट्स होगा, मैक्सिमम 12 आवर्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो नट में हमारा 1 आवर यूज हो रहा है मशीन ए पे, और एक्स नट्स बन रहे हैं, दैट मीन्स एक्स पैकेज ऑफ नट्स, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। प्लस सिमिलरली अगर हम बात करें मशीन ए में ही 3 बॉल्स बन रहे हैं, मतलब 3 आवर्स ले रहा है बॉल्स में, तो वाई बॉल दैट मीन्स 3 आवर्स, और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 12 आवर्स मशीन ए का, ठीक है। मशीन बी पे कंस्ट्रेंट क्या है 3 नट्स, है ना, तो 3x हो जाएगा, और बॉल्स के लिए कितना टाइम लग रहा है 1 आवर, तो ये हो जाएगा 1y दैट मीन्स y, और लेस देन और इक्वल टू ये भी हो जाएगा 12। तो ये हो गए हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स। और क्या कंस्ट्रेंट्स है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। जो नंबर ऑफ बॉल्स है पैकेज ऑफ नट्स है ना, वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। अब देखो हम इतने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये लेस देन, है ना, लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो आपको पता है कि ओरिजिन की साइड आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा बाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन का केस बहुत ही ईजी है, आप इन सबको प्लॉट करेंगे और फिर कॉमन रीजन फाइंड आउट कर लेंगे, और वहाँ से आप कॉर्नर पॉइंट देख लेंगे, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे जो वैल्यूज आएगी, जो भी लार्जर वैल्यू है वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको सारा का सारा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको आंसर। तो जो जेड मैक्सिमम मीन्स प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ जाएगा 73.5, और किस कोऑर्डिनेट पे आएगा, वो आएगा आपका 3,3 पे, दैट मीन्स 3 पैकेज ऑफ नट्स बनेंगे और 3 पैकेज ऑफ बॉल्स बनेंगे एक दिन में, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है नट और बॉल से वो कितना आ जाएगा 73.5, ठीक है। तो ये आपको बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, तो आप अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। A factory manufactures 2 types of screws A and B. Each type of screw requires the use of 2 machines, an automatic and a hand operated. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on the hand operated machines to manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on the hand operated machines to manufacture a package of screws B. Each machine is available for at the most 4 hours on any day. The manufacturer can sell a package of screws A at a profit of ₹7 and screws B at a profit of ₹10. Assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit. तो यहाँ पर सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के, यहाँ पर बन रहे हैं स्क्रूज ए और स्क्रूज बी, पहले नट और बोल्ट बन रहे थे, और सेम प्रोसेस है, मशीन ए और मशीन बी है, ठीक है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें कोई भी अलग नहीं है, बस जल्दी से हम कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं। तो जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, एट द मोस्ट 4 आवर्स, ठीक है। तो कोई भी मशीन है उसको हम मैक्सिमम 4 आवर्स यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिनट्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एट मोस्ट 240 मिनट्स, ठीक है, एट मोस्ट 240 मिनट्स। तो मशीन ए और मशीन बी मैक्सिमम 240 मिनट्स। चलिए अब मशीन ए की अगर हम बात करें तो इसमें स्क्रू की अगर हम बात करें, स्क्रू ए के लिए क्या लगता है
देखो इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड, है ना, टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रूज ए, व्हाइल इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक, है ना, एंड 3 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ स्क्रूज बी। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्क्रूज ए है वो कितना बन रहे हैं, एक्स ए पैकेज ऑफ स्क्रूज बन रहे हैं, ठीक है, एक्स पैकेज ऑफ स्क्रूज, और स्क्रू बी कितने हैं, बन रहे हैं वाई पैकेज ऑफ स्क्रूज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया एक्स और वाई ये बन रहे हैं, है ना, इन एनी डे। तो अब हमें वही फाइंड आउट करना है कि जो एक्स और वाई कितने आएंगे, और उसकी हेल्प से हम प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट स्क्रू ए पे कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7, तो स्क्रू ए में ₹7 एंड स्क्रूज बी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। चलिए ये सब तो हमारे क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात हो रही है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो जो जेड है, जेड कितना आएगा, देखो स्क्रू ए एक्स बन रहे हैं और एक पैकेज ऑफ स्क्रू पे ₹7 मिल रहा है, करेक्ट। तो 7 × x हो जाएगा हमारा स्क्रू ए का प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली स्क्रू बी का प्रॉफिट कितना होगा, 10 × y, है ना। तो ये आ गया हमारा जेड मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, किसके साथ, कंस्ट्रेंट के साथ, है ना। और वो कंस्ट्रेंट क्या क्या है, मशीन ए के लिए हमें पता है 240 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो स्क्रू ए है वो 4 मिनट्स लेता है ऑन मशीन बी, और टोटल स्क्रूज कितने हैं, एक्स पैकेज ऑफ स्क्रूज है, तो ये आ जाएगा 4x टाइम लेगा, है ना। एक स्क्रू ले रहा है 4 मिनट ऑन मशीन है, तो एक्स स्क्रूज कितने लेंगे, 4x। सिमिलरली स्क्रू बी कितने ले रहा है, 6 मिनट, तो टोटल वाई स्क्रूज पैकेज ऑफ स्क्रूज कितने लेंगे, 6y, और मैक्सिमम ये टाइम कितना जाना चाहिए, 240 मिनट्स, करेक्ट। तो 240 से कम ही होना चाहिए ये। सिमिलरली यहाँ पर कितना है, 6 मिनट्स ले रहा है, तो ये आ जाएगा 6x, और स्क्रू बी कितना ले रहा है मशीन बी पे 3 मिनट, तो 3y लेस देन और इक्वल टू 240। तो ये तो हो गए हमारे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो स्क्रूज हैं वो x और y जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, और वो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने सोल्व किया था उसमें भी ऐसा ही था। तो यहाँ पर देखो ये हमारा लेस देन और इक्वल टू है, ये भी हमारा लेस देन और इक्वल टू है, तो ओरिजिन के साइड ही आएगा कॉमन रीजन इनका। तो यहाँ से अगर आप इनको प्लॉट करेंगे ना इनका रीजन और ये भी साथ में, तो आपका एक बाउंडेड फिजिबल रीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इजीली आप उसको कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के आप जेड ए जेड बी जेड सी जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारा का सारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जो आप मैच कर सकते हैं। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो जेड ही है ना। तो जेड मैक्सिमम आएगा आपका 410, है ना, इतना रुपीस का मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। एट किस पॉइंट पे आएगा, वो आएगा आपका 30,20 पे, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और 30,20 का मीनिंग क्या है, 30 हमारे स्क्रूज ए की क्वांटिटी है ना, और 20 क्या है, इस पैकेज ऑफ स्क्रूज बी की क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना आ जाएगा एट दिस पॉइंट। तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं और आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।